हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्रिकी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में आपके यूपीएसआई और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ये आपकी जो है मैराथन क्लास है। इस जो है क्लास में आपको हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपनी क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को शेयर करके। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को शेयर कर दें ताकि क्लास में 500 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी आ सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले अपनी क्लास को आप लोग शेयर कर दें। फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार की गई थी। द नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड वॉज सेट अप बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। तो कब की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1987, 1992, 2005 या 1998। बताइए। तो ये जो स्थापना है ये वर्ष 1992 में की गई थी। कब? तो राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड की स्थापना जो है ये वर्ष 1992 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT की स्थापना हुई थी। NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 2007, 2008, 2009 या 2010। बताइए। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी भारत सरकार द्वारा। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। वेरी इजी क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस हैं देहरादून में, भोपाल में, नई दिल्ली में या नागपुर में। बताइए कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इन्हीं तीन में से एक राइट आंसर है आपका, बताएं। वेरी गुड, ऑप्शन ए। बहुत बार मैंने आपको बताया है कि जो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में स्थित है। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1906 में। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। और इसके अलावा इसको जो वर्ष 2006 से वन अनुसंधान संस्थान इसका जो था उसको शताब्दी के रूप में मनाया गया था। ठीक है, 1906 में स्थापना हुई, 2006 में इसके 100 वर्ष पूरे हुए, तब शताब्दी के इस यानी कि शताब्दी वर्ष के रूप में इसको मनाया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच ईयर किसान समृद्धि आयोग वॉज इटेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश? 2016, 2017, 2018 या 2019। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 2017। ठीक है, तो किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 2017 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी रेट इज द लोवेस्ट? तो बुलंदशहर, स्वास्तिक, कुशीनगर या उन्नाव। बताइए। श्रावस्ती लिखा हुआ है, ठीक है, तो बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर या उन्नाव सबसे जो है साक्षरता दर सबसे कम किस में है? बताइए। देखिए, इसमें आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। ठीक है, तो श्रावस्ती में जनगणना जो साक्षरता दर थी सबसे कम थी। ठीक है, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर थी। ठीक है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है?
व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कैनल इरिगेशन ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरिया इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? आपके ऑप्शंस हैं 30%, 29%, 28% या 27%। बताएं। तो ये है 30%। ठीक है, कितना है? तो ये 30% है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, एग्जैक्ट कितना है? 30.91%। ओके, चलिए। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत रन्स बिटवीन। ऑप्शन है आपकी वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, नई दिल्ली से जम्मू के मध्य, दिल्ली से मुंबई के मध्य या नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य। बताइए। वंदे एक्सप्रेस यानी कि सॉरी वंदे भारत किन दो शहरों के मध्य चलती है? बताइए। फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन ए वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, ठीक है, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। इसके अलावा इस ट्रेन को चलाया कब गया था? वर्ष 2019 में। ठीक है, इसके अलावा इसको जो ट्रेन 18, ठीक है, वंदे भारत को ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? न्यूली इंट्रोड्यूस प्रेरक दौर सम्मान बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2020 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आपके ऑप्शंस हैं शहर में अपराध की स्थिति, शहर में बिजली आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति, या शहर में वनस्पति का आवरण। बताइए कि जो प्रेरक दौर सम्मान है ये किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर सी अवशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन स्टेटस ऑफ सिटी। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्पित पर्व है। तो वृक्षारोपण से, कोविड लॉकडाउन से, सेना के प्रति समर्पण से, या ऑनलाइन शिक्षा से। बताइए। इन्हीं दो में से बताइए, तीन में से राइट आंसर आपका क्या होगा कि जून जुलाई 2020 में जो भारत सरकार द्वारा एक संकल्प पर्व मनाया गया था, संकल्प पर्व, वो किससे संबंधित था? तो संकल्प पर्व जो है ये वृक्षारोपण से संबंधित था, ट्री प्लांटेशन। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का थीम था? तो सांख्यिकी दिवस की थीम क्या थी 2020 की? 21 की भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं व्यापार में सांख्यिकी, कोविड-19, शासन में सांख्यिकी, या सतत विकास। बताइए। सतत विकास लक्ष्य। बताइए कि सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम क्या थी? इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी स्टैटिक्स इन गवर्नेंस, शासन में सांख्यिकी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया? आपके ऑप्शंस हैं तापसी पन्नू, श्रद्धा कपूर, कंगना रनौत, या भूमि पेडनेकर। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस रिसीव द पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 2020? तो ये कंगना रनौत को मिला था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, किसको? कंगना रनौत को मिला था। ओके, चलिए, अगर आपसे पूछे किस क्षेत्र में मिला था, तो कला के क्षेत्र में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, खैर ये तो है, लेकिन याद रखेंगे। अगला प्रश्न, जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार
मरणोपरांत प्रदान किए गए थे। इन जनवरी 2020 हाउ मेनी पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड पोस्टमोसली? बताइए, 4, 3, 2 या 1? देखिए, ये 4 लोगों को प्रदान किए गए थे मरने के बाद, यानी कि मरणोपरांत। किनको किनको? देखिए, एक तो श्री जॉर्ज फर्नांडिस, दूसरे अरुण जेटली, ठीक है, तीसरा सुषमा स्वराज, और चौथे जो थे ये थे विश्वेश तीर्थ स्वामी जी। ठीक है, ये जो थे इनको दिया गया था। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं रवि शास्त्री, पुल्लेला गोपीचंद, प्रकाश पाडुकोण या सुनील गावस्कर। बताएं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा पुल्लेला गोपीचंद को कोचेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओके, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किस से संबंधित था? बताइए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन, तेल खोज, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन या प्रवाल भित्ति संरक्षण। ऑपरेशन वनीला का संबंध किससे है? बताइए। तो ये आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, इनसे संबंधित था ऑपरेशन वनीला का। देखिए, जो भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया था और जो मेडागास्कर में चक्रवात आया था, ठीक है, उससे जो लोग प्रभावित हुए थे, ठीक है ना, उनके लिए ये चलाया गया था। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2020 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संपन्न हुआ? अजय वॉरियर किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ था? बताइए। ऑप्शन हैं आपके भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और इजराइल, भारत और फ्रांस या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। बताएं। देखिए, जो अजय वॉरियर है चला कब से कब तक था? याद रखेंगे, 13 से 26 फरवरी के मध्य चला था, भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य। ओके, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फार्मर इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी थी। तो कौन सी सबसे बड़ी कंपनी थी? ऑप्शन है आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या एसबीएल। देखिए, उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, और उस टाइम जो सबसे बड़ी कंपनी थी, ठीक है, बाकी सबसे बड़ी कंपनी की, तो ये थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है। वेरी गुड। चलिए, अगला बच्चों वाला क्वेश्चन है कि वांगला उत्सव निम्न में से निम्न राज्य में मनाया जाता है। वांगला उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? आपके ऑप्शन है मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में या त्रिपुरा में। बताइए। तो वांगला उत्सव ये मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? मेघालय में। नवंबर के महीने में इसको मनाते हैं, इसी माह में जो है मनाया जाएगा, ठीक है। कब किस लिए मनाते हैं? तो फसल कटाई के उपलक्ष्य में इस त्यौहार को मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे गारो जनजात भी यहीं पाई जाती है, गारो खासी, ठीक है ना। और ये जो गारो जनजाति है ये जो है फसल के अधिदेवता सूर्य को मानते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है। वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। बताइए कि प्रमाणित बीज के थैलों पर जो है प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है? आपके ऑप्शन है नीला, बैंगनी, सफ़ेद या सुनहरा पीला।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नीला। कि क्या होता है? नीला होता है, आप देखे होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी ए जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑप्शन हैं आपके, नवाचार, रोजगार सृजन, व्यवसायिक समन्वय या जोखिम प्रबंधन। बताइए कि व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो व्यवसाय का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? ये होता है रोजगार सृजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो 20 मार्च को, 25 जनवरी को, 21 फरवरी को या 21 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं बताइए। तो ये मनाते हैं 21 फरवरी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो यह 21 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 20 मार्च याद रखेंगे। 20 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस, पूछता है बहुत एग्जाम में। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में रूप में मनाते हैं। और 21 दिसंबर को जो है, देखिए 21 दिसंबर को तो कुछ नहीं मनाते, 22 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नवरात्र को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो नवरात्र को सरस्वती पूजा के रूप में जो है किस राज्य द्वारा मनाते हैं नवरात्र को सरस्वती पूजा के रूप में? ऑप्शन हैं आपके, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या तेलंगाना में। नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड एज सरस्वती पूजा इन द फॉलोइंग स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए। द फेमस वॉल्केनिक माउंटेन काराकाटोआ इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इटली, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या जापान। बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आपके इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये कहाँ पे मनाते हैं? सॉरी, पिछला क्वेश्चन याद आ गया। तो याद रखेंगे फ्रेंड, जो ये प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है काराकाटोआ, ये इंडोनेशिया में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। इसके अलावा फ्यूजियामा, फ्यूजियामा पूछता है। ठीक है, फ्यूजियामा कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है जापान में है। माउंट एटना इटली में है। इटली में क्या है? माउंट एटना। ठीक है, फ्यूजियामा जापान में है। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है बताएं? सेंट हेलेंस। ठीक है, सेंट हेलेंस कहाँ पे है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखेंगे इनको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर द हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242 या अनुच्छेद 239। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 241। तो अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 242 में क्या प्रावधान है? तो इसमें जो निरसित का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 239 में क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, इनसे संबंधित जो प्रावधान है वो 239 में है। और अनुच्छेद 240 में क्या है? तो कुछ संघ राज्यों के लिए नियमन बनाने की लिए राष्ट्रपति की शक्ति।
ये जो है अनुच्छेद 244 में वर्णित है। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे आप लोग, पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? सीमेंट और कागज, फिल्मोद्योग, खाद्य एवं रसायन या इस्पात एवं इंजीनियरिंग? तो यहाँ पे इस्पात और इंजीनियरिंग ये ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इस्पात एवं इंजीनियरिंग। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेड ऑफिस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर या नई दिल्ली, बताइए। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लखनऊ, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये इसका जो वो मुख्यालय ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी इस बैंक की? 1990 में। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी इज। आपके ऑप्शन है, राजकोषीय नीति के विपरीत, राजकोषीय नीति का पूरक, मंदी के दौरान अधिक प्रभावी या प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। बताइए कि मौद्रिक नीति क्या है। तो प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय, इसी को बोलते हैं क्या? मौद्रिक नीति। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके लिए क्वेश्चन आपकी में पूछता है कि जो मौद्रिक नीति है ये किसके द्वारा बनाई या जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा। याद रखेंगे इसको, आरबीआई के द्वारा बनाया या जारी किया जाता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। तो मुद्रास्फीति से कौन जो है किसका लाभ होता है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। आपके ऑप्शंस हैं, लेनदार, बॉन्ड एवं प्रतिभूतियों में निवेशक, देनदार या उपभोक्ता, बताएं। देखिए ऑप्शन ए, इसमें लेनदार जो है लाभकारी होता है। इसके अलावा मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था होता क्या है? देखिए यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन ए आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वाइट क्लॉथ्स आर कूलर देन ब्लैक क्लॉथ्स बिकॉज। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। देखिए ये संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, ठीक है। ये संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसीलिए जो सफ़ेद कपड़े होते हैं ये काले कपड़े से ठंडे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन इन द फार्मिंग? इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित होती है, मृदा कटाव कम होता है या उपर्युक्त सभी। तो खेती के लिए फसल चक्र का महत्व क्या है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी, ठीक है। ये सभी यानी कि इसमें उत्पादन में वृद्धि होगी, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहेगी, प्रिजर्व रहेगी, ठीक है ना, और मृदा कटाव कम होगा। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है वेरी गुड। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स? तो विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ या साइनोबैक्टीरिया। तो कौन जो है जीव
जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, बताइए। तो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, इनको और क्या बोलते हैं, इनको नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल इनको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा? ऑप्शन है आपके बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक, बताइए। तो ये क्या था, मुबारक खिलजी ने, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इनका पूरा नाम था। और इसने अपने आप को जो है खलीफा घोषित किया था। ये किस वंश का शासक था? तो ये जो है खिलजी वंश का शासक था। इसका कार्यकाल कितना था? 1316 से 1320 तक, ठीक है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। इसके अलावा मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया जो बाजार नियंत्रण था उसको समाप्त किया था। बाजार नियंत्रण को समाप्त किसने किया था? मुबारक खिलजी ने। ओके, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बैटल ऑफ कन्नौज यानी कि कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध या चौसा का युद्ध, इनमें से आपको बताएं सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ और फिर कौन सा हुआ। देखिए सबसे पहले जो हमारा हुआ था, ठीक है, ये हमारा हुआ था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हमारा सबसे पहले हुआ था, यानी कि सेकेंड नंबर वाला, ठीक है। इसके बाद में हमारा चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध फोर्थ नंबर वाला, ठीक है। चौसा का, इसके बाद में हमारा कन्नौज का युद्ध हुआ था फर्स्ट पे, ठीक है। और कन्नौज के बाद में हमारा तालिकोटा का युद्ध हुआ था जो कि थर्ड प्लेस पे है, ठीक है। सीरीज हमारी बनी सेकेंड फोर फर्स्ट थर्ड। तो सेकेंड फोर फर्स्ट थर्ड किस में है? ये ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए। अब इनको हम डिस्कस करते हैं इनको डिटेल से। देखिए चंदेरी युद्ध कब हुआ? देखिए चंदेरी का युद्ध था, ये कब हुआ था? 1528 में, ठीक है। इसके अलावा चौसा का युद्ध कब हुआ आप सब जानते हैं, ठीक है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में, ठीक है। फिर आया हमारा कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1540 में, ठीक है। और फिर हमारा आया तालिकोटा युद्ध। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। तो ये आप याद रखेंगे, ओके। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हु वाज द कमांडर इन द चीफ ऑफ द राजपूत आर्मी बिसाइड महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? ऑप्शन है आपके इब्राहिम गारदी, टाडरी बेग, हाकिम सूर या महमूद लोदी, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टार्डी बेग, ठीक है। टार्डी बेग था। इसके अलावा बात करें अगर हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में, ठीक है। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य जो है युद्ध लड़ा गया था, ओके। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रामायण, महाभाष्य, महाभारत या अष्टाध्यायी, बताइए। अच्छा क्वेश्चन। देखिए जो रजनामा है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है, ठीक है। इसके अलावा रजनामा की रचना कब की गई, या इसको ऐसे कह लें कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में करवाया गया?
तो ये जो है मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था। ओके, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, दोस्तों अगला प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन हैं भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। बताइए कि लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। फटाफट से कमेंट करें और बताइए। देखिए, लाठी क्लब की स्थापना लाला, एक सेकेंड, लाठी क्लब, यस, तो लाठी क्लब की स्थापना जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 1856 में हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके अलावा लोकमान्य, ठीक है, लोकमान्य इनका उपनाम है। ठीक है, और इन्हीं के प्रयासों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्ग्यूसन कॉलेज की भी स्थापना हुई थी। ओके, तो ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? वेरी गुड क्वेश्चन। आई हैव नो टाइम थिंक अबाउट गॉड बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन ऑन दिस अर्थ हुज स्टेटमेंट इज अबो। तो ये किसका कथन है? आपके ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस या स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तो ये सही आंसर है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अलावा ईश्वरचंद्र विद्यासागर के ही प्रयासों से जो है विधवा पुनर्विवाह कानून भी पारित हुआ था। कब? 1856 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से जो है पारित हुआ था? तो ये स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के। कब? 1856 में। ओके, चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बचपन का नाम क्या था? ये था बंदोपाध्याय। क्या था? बंदोपाध्याय। ओके, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? बिना ऑप्शंस के इसको आप बता देंगे। आपके ऑप्शंस चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या केरल। वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे लंबी तट रेखा वाला पूछा गया है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बस। देखिए, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, कितनी है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर है। ओके, इसके अलावा जो है कार्गो की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा भारत का है? तो वो कार्गो है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 974 किलोमीटर। याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज द जरवा ट्राइब्स रिसाइड्स? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ या अंडमान निकोबार। बताइए कि जरवा जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? तो ये है अंडमान और निकोबार। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है, अंडमान निकोबार। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन है आपके त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर या मिजोरम। बताइए कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मणिपुर। अब देखिए, जो कर्क रेखा है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, इनसे गुजरती है। मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।
फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द चित्रकूट वाटरफॉल इज लोकेटेड? तो यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या नर्मदा नदी पर? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है, ठीक है। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। ऊंचाई कितनी है? 90 फीट है, ठीक है। इसके अलावा भारत का नियाग्रा भी इसी जलप्रपात को बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? द कुमायूं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द रिवर्स? तो सिंधु और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली। बताएं कि जो हमारा कुमायूं पर्वत हिमालय है ये किन दो नदियों के बीच में स्थित है? एक ऑप्शन आपका नीचे, उसको स्किप करते हैं। और ये जो हमारा सतलज और काली नदियां हैं ना, इन्हीं के मध्य में स्थित है, ठीक है। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? मानसून ऑर्गनेट्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इन इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा या उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। बताइए कि भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों द्वारा होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द फॉलोइंग? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मछली उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से। बताइए। नीली क्रांति बहुत ही आसान प्रश्न है, बताइए। मछली उत्पादन यानी कि मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। 1960 में इसको शुरू किया गया था। इसके अलावा जो है खाद्यान्न उत्पादन से कौन सी जो है क्रांति संबंधित है? बताइए। हरित क्रांति। क्या है? हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से। तिलहन उत्पादन से कौन सी है? पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, याद रखेंगे। ओके चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? सतलज, झेलम, रावी या व्यास? बताइए कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना जो है कश्मीर के बारामूला ज़िले में है, जो कि झेलम में है, झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। इस परियोजना की शुरुआत भारत में कब की गई थी? 1985 में, ठीक है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया द फर्स्ट सिंथेटिक रबर प्लांट ऑफ द कंट्री वॉज सेट अप? तो पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, लखनऊ। बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए, पानीपत। तो ये कहाँ लगाया गया था? ये पानीपत में लगाया गया था। कब? 2013 में लगाया गया था इसको, ठीक है। कहाँ पे?
हरियाणा के पानीपत में। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, विच इज़ द बिगेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया। तो जामनगर, पारादीप, डिगबोई या तातीपाका। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, जामनगर। ठीक है, कौन सी है? तो ये जामनगर है, जामनगर में है। इसके अलावा ये है कहाँ पे? तो ये गुजरात में। ओके, कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? इन द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच वन इज द लोवेस्ट लेयर। तो स्ट्रोटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, बताइए। ऑप्शन सी, ट्रोपोस्फेयर। कौन सी है? तो ट्रोपोस्फेयर है। देखिए, जो वायुमंडल की लंबवत संरचना है इसमें कुल जो परतों की संख्या है, यानी कि जो परतें पाई जाती हैं, ये 5 परतें पाई जाती हैं। ठीक, कौन कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, कौन सी होती है फ्रेंड्स? ट्रोपोस्फेयर, जिसको कि बोलते हैं क्षोभ मंडल। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम या पश्चिम बंगाल। तो नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न किसमें है बताइए। ये पश्चिम बंगाल का। ओके, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न किसका है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज जीरो एज पर सेंसस 2011। तो केरल, नागालैंड, सिक्किम या असम, बताइए। दो हज़ार ग्यारह की जनगणना के अनुसार, ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शून्य वाला जो हमारा राज्य है ये नागालैंड था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सा? नागालैंड। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। इसके अलावा अंडमान निकोबार, ठीक है, और लक्षद्वीप, इनमें भी जो अनुसूचित जनजाति की संख्या थी वो शून्य थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो महान विभाजक के रूप में किसको जानते हैं? 1901, 1921, 1931 या 1941, बताइए। तो महान विभाजक के रूप में 1901 को जानते हैं। किसको? 1901 को। इसके बाद में 1911 और 21, इसके बीच में एक ऐसा समय था जब भारत की आबादी घटी थी। ठीक है, 1911 और 21 में भारत की आबादी घटी थी। और 1921 के बाद जो है 1921, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। देखिए यहाँ पे 1901 नहीं 1921 होगा। ठीक है, 1921 हमारा राइट आंसर होगा। महान विभाजक के रूप में 1921 को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें हमारा सही होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए, सॉरी। ओके, चलिए
फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अधिनियम में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया? बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द इंडियन काउंसिल अबॉलिस्ड? आपके ऑप्शंस हैं पार्लियामेंट्री सुधार 1909, 1900 भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बताइए। इसमें पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में कि किस अधिनियम में से यानी किसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो ये समाप्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अलावा याद रखेंगे इस अधिनियम में जो धाराएं थी, ठीक है, कितनी धाराएं थी? 321 इसमें धाराएं थी। ठीक है, 10 अनुसूचियां थी। ओके, 10 अनुसूचियां थी। चलिए, इसके अलावा जो है इससे जो है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। ठीक है, और इसी के तहत वर्ष 1900, एक सेकंड इसको मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसी के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगर संघीय न्यायालय की स्थापना किसके तहत पूछे तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी, यह भी याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल इन कोरेशन ऑफ आयरन मेटल? तो केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नमी, केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन तथा नमी? बताइए कि कौन जो है लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी, यानी कि ऑक्सीजन और नमी। ठीक है, तो ऑक्सीजन और नमी ये जो है लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, क्योंकि जब लोहा वायुमंडल से ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो लोहा इनके साथ क्रिया करके कुछ अवांछित यौगिक बना लेता है, और जिससे जो लोहा होता है वो खराब होने लगता है, यानी कि उसका क्षयन होने लगता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ वाइट लाइट इज लीस्ट डिवेटेड बाई ग्लास प्रिज्म? आपके ऑप्शंस हैं हरा रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग या नारंगी रंग? बताइए। ऑप्शन बी लाल रंग। तो रंग का प्रकीर्णन या विचलन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, और जो लाल रंग होता है ये जो है शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरली ऑकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ? तो ग्रेफाइट, वर्टोबाइट, बोरान नाइट्रेट, लोहा या हीरा? बताएं। हीरा। ठीक है, तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है और यह एक पारदर्शी रत्न भी होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा जो हमारा हीरा होता है ये जो है ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का एक कुचालक होता है हीरा। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द कार बैटरीज? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल? तो कार में यानी कि जो कार बैटरियाँ होती है इसमें किस एसिड का यूज़ करते हैं? बताइए। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ करते हैं।
ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, आलू के चिप्स प्लास्टिक की थैलों में संकुलित किए जाते हैं, तो बताइए। पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन द प्लास्टिक बैग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, नाइट्रोजन के वातावरण में, हाइड्रोजन के वातावरण में, ऑक्सीजन के वातावरण में, आयोडीन के वातावरण में, बताइए। ऑप्शन ए नाइट्रोजन के वातावरण में। एक क्वेश्चन आता है कि जो कृत्रिम गर्भाधान है इस इसमें जो होता है, ठीक है, और उर्वरक बनाने में, विद्युत बल्ब बनाने में, विस्फोटक बनाने में, ठीक है, इन सब में किसका यूज़ होता है? तो इन सब में जो है नाइट्रोजन गैस का ही यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूजफुल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज? आपके ऑप्शन हैं आसवाहन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण या उपरोक्त सभी, बताइए। तो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए आसवाहन प्रक्रिया जो है ये उपयोगी नहीं होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यह एक पृथक्करण की भौतिक विधि है, ठीक है, जो कच्चे तेल के विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हींग प्राप्त की जा सकती है, बताइए। तो हींग किससे प्राप्त कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि हींग को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन, स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में या मछलियों में, बताइए कि त्रिकोष्ठी हृदय किन में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उभयचरों में, ठीक है। तो त्रिकोष्ठी हृदय उभयचरों में पाया जाता है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है वेरी गुड। देखिए उभयचर वर्ग जो है पृष्ठवंशी प्राणियों का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है, जो जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य और सरीसृपों की बीच की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन सी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला बच्चों वाला क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, बताइए। आपके ऑप्शन है ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेंक्सटेंट या सोनार। वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें इसका यूज़ करते हैं सोनार का। किसका यूज़ करते हैं? तो सोनार का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन डी, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? याद रखेंगे सोनार का। ओके चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड्स। तो जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है? आपके ऑप्शन है कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना या खनन, बताइए कि जेनेटिक यानी कि जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित क्या है। इसमें सम्मिलित है कृषि। क्या है? जेनेटिक उद्योग में कृषि सम्मिलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन ए आया है आंसर में बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। द ओशनिक नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, सुंदरवन, चिल्का झील, निकोबार आइसलैंड या कच्छ, बताइए। तो ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कच्छ, ठीक है। तो कच्छ की खाड़ी जो कि कहाँ पे है? गुजरात में, यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन कहाँ स्थित है? सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है
बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य के। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कक्ष, कक्ष किरण कहाँ है सभी को पता है, गुजरात में है। निकोबार आइसलैंड, ठीक है, जो निकोबार आइसलैंड है ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है, सभी को पता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, कक्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? अवेंजर, गली बॉय, पैरासाइट या जोकर? बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन। ये पैरासाइट किसको प्रदान किया गया था? पैरासाइट को। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, पैरासाइट। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए? वेयर डिड द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टेक प्लेस? ऑप्शन है आपके, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, पुणे या कोलकाता? तो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय, ठीक है ना, ये स्थापित हुए थे, सॉरी आयोजित हुए थे सबसे पहले भुवनेश्वर में। कब? 1 मार्च 2020 को। 1 मार्च 2020 को। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से नहीं आया फ्रेंड्स, चलिए इसको स्किप कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज? तो कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन या सौर ऊर्जा? बताइए। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रेरक बल होता है ये होता है सौर ऊर्जा। क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा के कारण ही जीव समुदाय विकास कर पाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेक्शन इज रिलेटेड टू? यानी कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन से, पैरासाइट पोल्यूशन यानी कि कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन लेयर डिप्लेशन यानी कि ओजोन पर संरक्षण से, या वेटलैंड कन्वर्जन अर्थात आर्द्र भूमि संरक्षण से? चलिए बताइए कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये जो है वेटलैंड कन्वर्जन यानी कि आर्द्र भूमि संरक्षण, इससे संबंधित है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप याद रखेंगे 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान में जो है दुनिया के नमभूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब ये जो रामसर है, जो रामसर सम्मेलन है, इसमें जो आपका नाम आ रहा है रामसर, ठीक है, ये है कहाँ पे? ये ईरान में है। तो रामसर कहाँ पे? ईरान में। ठीक है, इसके अलावा 2021 के लिए जो थीम है ये क्या डिसाइड की गई थी इस दिवस के लिए? तो ये आर्द्रभूमि और जल निर्धारित, सॉरी आर्द्रभूमि और जल, क्या है? आर्द्रभूमि और जल जो है इसकी थीम 2021 के लिए डिसाइड की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। 2020 में इसकी थीम क्या थी? तो इसकी जो है 2020 में थीम थी, ये थी आर्द्रभूमि और जैव विविधता। तो चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। तो जो क्वेश्चन था ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, आशा करेंगे क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो जिन भी लोगों ने अपनी क्लास को अभी तक जो है लाइक नहीं किया है वो लोग अपनी क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, तो सभी लोग अपनी क्लास को लाइक करें, क्लास को अपनी शेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि क्लास को सब लोग प्लीज़ अपनी लाइक और शेयर किया करें। मैंने बहुत बार बताया हुआ है आपको, लाइक करते हैं तो हमें को क्लास बनाने का जो है आपके सामने लाने का, नए नए क्वेश्चन एक मोटिवेशन मिलता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। शेयर करके अपनी क्लास को आप लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सभी लोग अपनी क्लास को लाइक और शेयर कर दें। तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में माय डियर फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। जय बी एस ए, जय बी एस ए क्लास।